आदित्य ने अचानक छोटी चाकू छीन ली और अपने हाथ पर एक तेज कट लगा दिया। खून फौरन बहने लगा, लेकिन वो पागल नहीं था। उसे भीड़ में छिपे जॉम्बी को ढूंढना था। पूरा राउंड लगाने के बाद भी कुछ अजीब नहीं लगा और जब वो हार मानने ही वाला था तभी कैशियर अचानक जॉम्बी बनकर उस पर टूट पड़ा। सब लोग डर के मारे जड़ हो गए, पर सिया ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने कैशियर को खींचकर अलग किया और जमीन पर दबोच लिया। आदित्य ने मौका पाते ही तौलिया उसके सिर पर कसकर बांध दिया। दोनों की टीम वर्क से कैशियर वापस शांत हो गया, लेकिन बाकी लोग उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। सिया उसे लेकर बिल्डिंग की छत पर चली गई ताकि अगर वो दोबारा बदल भी जाए तो किसी को नुकसान न पहुंचे। उधर फादर माइकल घर लौटे तो फर्श पर खून देखा। वो पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें खून की गंध अजीब तरह से खींचने लगी। वो झुककर सूंघने लगे और पीने ही वाले थे कि उनकी पत्नी सुधा अचानक बाहर आ गई। वो घबरा गए और साफ सफाई का बहाना करने लगे। सुधा को शक न हो इसलिए उन्होंने मजबूरी में खून साफ कर दिया और खुद को काबू में रखने के लिए बाइबल पढ़ने लगे। लेकिन तभी सुधा एक ग्लास में खून लेकर आई। कहने लगी कि ये इन्फेक्टेड लोगों की टेस्टिंग के लिए है। खून की गंध से उनका कंट्रोल टूट गया। जैसे ही सुधा बाथरूम गई उन्होंने पूरा ग्लास खाली कर दिया। वो मुंह पहुंच भी नहीं पाए थे कि सुधा वापस आ गई। वो जोर से चिल्लाई और कमरे में बंद होकर रोने लगी। फादर माइकल सफाई देना चाहते थे, पर सुधा को बस यही चिंता थी कि अगर पति इन्फेक्टेड निकला तो वो अपनी सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव की सीट खो देंगी। फादर मायूस होकर नीचे उतरे, पर तभी उन्हें अचानक बदलते लक्षण महसूस हुए। पास खड़े शर्मा जी चौंक गए और डर के मारे उलटे पैरों भाग गए। कमरे में घुसकर खुद को बंद कर लिया। अब जॉम्बी ने नया निशाना ढूंढ लिया। वकील और उसकी पार्टनर अनीता दोनों के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। सिया ने दौड़कर जॉम्बी को धक्का दिया, लेकिन इस बार वो सीधा हवा में उछलकर सोफे पर जा गिरा। आदित्य पहुंचते पहुंचते सिया जॉम्बी के नीचे दब चुकी थी। आदित्य ने अपना पुराना घाव फिर से खोल दिया। खून की गंध फैलते ही जॉम्बी उस पर टूट पड़ा। सिया ने जल्दी से बैंडेज से जॉम्बी को खींचकर अलग किया और दोनों ने मिलकर उसे काबू में कर लिया। इसके बाद सिया ने आदित्य का घाव बांधा और सुधा को समझाया कि फादर माइकल को शांत होने दें, फिर बात करेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शर्मा जी चुपके से कमरे से निकल आएंगे, जॉम्बी को ढक रहा कंबल हटाएंगे और खिड़की से उसे उकसाकर हमला करवाएंगे। उनके चेहरे पर चालाकी साफ दिख रही थी। वो पूरी घटना का इल्जाम सिया और आदित्य पर डालना चाहते थे। उनकी साजिश काम कर गई। सुधा ने अपने पति की हालत देख ठंडी नजर से सिया का सामना किया और मान लिया कि उसकी मौत इन दोनों की वजह से हुई है। दोनों समझा भी नहीं पाए क्योंकि आदित्य को खुद भी सीने में एक जख्म उभरता महसूस हुआ। संक्रमण बढ़ रहा था। उन्होंने सिया को एक तय जगह पर सोसाइटी के बाहर मिलने का वादा किया, लेकिन तभी हालात बिगड़ गए। सुधा, शर्मा और गार्ड एंड्रू ने अनीता की बेटी को उठा लिया और सिया आदित्य को ब्लैकमेल करके कहा, बेसमेंट में जाकर बैकअप पावर ऑन करो ताकि बिल्डिंग में बिजली पानी वापस आ सके। इंजन चालू होते ही आसपास के जॉम्बी टूट पड़ेंगे। फिर भी उनके पास कोई और चारा नहीं था। गैरेज में पहुंचकर उन्होंने स्विच ऑन किया। इंजन की तेज आवाज के साथ पावर वापस आ गई। दोनों जानते थे कि उनसे पहले जॉम्बी पहुंच जाएंगे, इसलिए वो तेजी से लौटने लगे। रास्ते में हर तरफ से जॉम्बी घेरने लगे। सिया पीछे लौटना चाहती थी, लेकिन आदित्य उसे खींचकर दूसरी बिल्डिंग की सीढ़ियों की तरफ ले गया। ये सही फैसला था क्योंकि एंड्रू पहली बिल्डिंग के लिफ्ट के बाहर घात लगाकर खड़ा था। आदित्य ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया और लिफ्ट का दरवाजा रोक लिया ताकि जॉम्बी अंदर न घुसे। सिया ने उसे खींचने की कोशिश की, पर उसका शर्ट फट गया और उसने आदित्य का चेस्ट वाला जख्म देख लिया। वो संक्रमित हो चुका था। फिर भी सिया ने उसे नहीं छोड़ा और लिफ्ट के बंद होते ही उसे अंदर खींच लिया। टेरेस पर पहुंचकर उन्होंने कैशियर की हथकड़ी खुलवाई और बाकी लोगों को बचाने निकल पड़े। सिया को छठी मंजिल पर लड़की मिल गई। आदित्य ने अनीता को सहारा देकर बाहर निकाला। सोसाइटी अब बेहद खतरनाक थी। आदित्य ने फैसला किया कि वो उन्हें कार तक छोड़कर खुद वापस लौट आएगा, लेकिन एंड्रू वहां भी पहुंच गया। आदित्य ने उसके सामने स्टन ग्रेनेड फेंक दिया। एंड्रू कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही कानों में धमाका गूंज गया। आदित्य ने सबको भागने का मौका दिया, लेकिन खुद गोली लगने से गिर पड़ा। उसने सिया को कहा कि बाकी लोगों को संभाले और खुद कमरे में बंद होकर पीछे रह गया। सिया उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, पर मजबूरी में अनीता को लेकर निकल गई। एंड्रू उसके पीछे पहुंचा और बंद कमरे में आदित्य पर बंदूक तान दी। तभी संक्रमण हावी हुआ और आदित्य जॉम्बी में बदल गया। उसने सीधे एंड्रू की गर्दन में काट लिया। उधर सिया लोग गैरेज पहुंच चुके थे और कार में बैठकर निकलने में कामयाब हुए। फौज की मदद से उन्हें बाहर तक पहुंचाया गया। आदित्य एंड्रू को खत्म करने के बाद डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लिया ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। लेकिन बाहर से अचानक मदद की चीखें सुनाई दी। वो बैट उठाकर बाहर आया और देखा शर्मा जी ने अनीता को चाकू से पकड़ रखा था। आदित्य ने उन्हें समझाया, पर उन्होंने उल्टा अनीता को चोट पहुंचा दी ताकि खून देखकर आदित्य जॉम्बी बन जाए और उसी पर हमला करे। खून चेहरे पर गिरते ही आदित्य ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और गुस्से में बैठ दूर फेंक दिया। अनीता को घर भेजकर वो खुद अंदर छुप गया। शर्मा बाहर खड़ा पागलों की तरह चिल्लाता रहा। तभी सिया वहां पहुंच गई और उसे एक लात जमाई। वो फिर भी चिल्लाता रहा तो उसने दूसरी किक मारकर चुप करा दिया। सिया अंदर भागी और कंबल के अंदर कांपते आदित्य को गले लगाकर शांत किया। वो उसके पास इसलिए आई थी क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जो भी हो एक साथ झेलेंगे। दोनों ने सुधा और शर्मा को छत पर लॉक कर दिया, लेकिन सुधा फिर भी वोट मांगने लगी कि उन्हें ही सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। दोनों थककर नीचे लौट आए। जैसे ही आदित्य ने दरवाजा खोला उसके सिर पर बंदूक टिक गई। एंड्रू अभी भी जिंदा था। उसने आदित्य को इशारा किया कि सिया को बुलाए। आदित्य ने इनकार किया और बंदूक पकड़कर उसके गले को दबोच लिया। एंड्रू ने उसकी चोट पर उंगली गड़ाकर उसे कमजोर कर दिया। गोली चलने की आवाज आई और सिया भागकर अंदर आई। एंड्रू ने आदित्य को पकड़कर ढाल बना लिया और सिया को हथियार फेंकने को कहा। सिया घबराया हुआ था, पर तभी उसने एंड्रू की गर्दन पर पुराने कांटे का निशान देखा और एक प्लान बना लिया। उसने बिना सोचे अपने हाथ पर कट लगा दिया। खून की तेज गंध से एंड्रू का कंट्रोल टूट गया और वो खुद जॉम्बी में बदल गया। जैसे ही वो सिया पर झपटा, आदित्य ने पीछे से गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। सिया ने तुरंत गिरते हुए आदित्य को संभाला। खुशकिस्मती से गोली उसे नहीं लगी थी, बस वो बेहोश हो गया था। आखिरकार फौज ने इलाज खोज लिया। सोसाइटी की जिंदगी वापस पटरी पर आ गई और आदित्य भी ठीक हो गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर नई जिंदगी शुरू की। सुधा और शर्मा को कोर्ट भेज दिया गया, जहां उन्हें उनकी सजा मिली।